I, Kushagra Sharma, And I, Sana, the executive members of Kartavya, welcome you all to Jazba-e Junoon, the last session of Junoon, the annual fest of Kartavya, on the topic the UPSC quest, unraveling challenges, forging strategies, and embracing the journey. The session is meticulously crafted to empower the UPSC aspirants, the future torchbearers of our nation. The session aims to highlight the proactive approach required to deal with the difficulties of the UPSC examination, enable a self-assessment foundation for the aspirants to plan their strategies, and to encourage them to maintain a positive outlook and spirit throughout the without journey. any further delay, I would now like to call Ms. Soumya Pandey ma'am to the podium. आज कर्तव्य सिविल सोसाइटी द्वारा किरोरीमल कॉलेज में ये जो स्पेशल सिविल सर्विसेज का सेशन आयोजित किया गया है, उस पर मंच पर उपस्थित आदरणीय कन्वीनर श्रीमती लीना मैम, आदरणीय अभिषेक मिश्रा सर, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित फैकल्टी मेंबर्स और आप सभी स्टूडेंट्स किरोरीमल कॉलेज के जो इतनी गर्मी में भी यहाँ पेशेंटली बैठकर सुन रहे हैं कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें, कैसे ये जर्नी में आगे बढ़ें, प्रिपरेशन को आगे ले जाएं। तो सबसे पहले यही बात दर्शाती है कि आप लोग यहाँ आज आए हैं। आप कुछ लोग फर्स्ट ईयर में होंगे, कुछ सेकेंड ईयर में होंगे, कुछ फाइनल ईयर में होंगे, कि आप लोगों का वाई क्लियर है कि मुझे अपनी लाइफ में ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विसेज में जाना है। सो दिस इज़ द वेल बिगन इज हाफ डन। सो आपकी बिगिनिंग बहुत अच्छी है कि आपने क्लैरिटी अपने मन में, अपने थॉट्स में, अपने विचारों में रखी है कि मुझे जीवन में आगे क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस से। मैं पहले बताना चाहती हूँ अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, अपने चैलेंजेस, अपनी गलतियाँ, माय मिस्टेक्स, ताकि आप वो ना करें, और क्या मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी से सीखा। यूपीएससी में अभी तक का 6-7 साल का सफ़र एज एन IAS ऑफिसर ऑफ यूपी काडर मेरा कैसा रहा, और फिर आप लोगों के प्रश्न और अभिषेक सर भी आप लोगों को बताएंगे कि कैसे अच्छे से प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, like it was said by the anchors, my name is Soumya Pandey. I am an IAS officer of 2017 batch and I am born on the Uttar Pradesh cadre. मैंने ग्रेजुएशन किया है बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मोतीलाल नेहरू NIT प्रयागराज से। मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ, वहीं की निवासी हूँ, और अभी तक मैं गाज़ियाबाद में एज SDM, कानपुर देहात में मुख्य विकास अधिकारी के तौर पर, और इस समय अपर श्रमायुक्त एडिशनल लेबर कमिश्नर उत्तर प्रदेश के तौर पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हूँ। तो दिस वाज समथिंग अबाउट माई सेल्फ। अब लेट अस टॉक अबाउट सिविल सर्विसेज, जिसके लिए आज आप लोग यहाँ आए हैं और सुन रहे हैं। नाउ सिविल सर्विसेज, ऑल ऑफ यू जिसने भी सोचा होगा यूपीएससी के बारे में, जैसे मैंने 12वीं कक्षा के बाद सोचा था, सबसे पहली चीज़ जो हम अपने आसपास सुनते हैं वो ये होता है कि टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया, टफेस्ट एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड, बहुत टफ एग्जाम है, बहुत डिफिकल्ट टू क्रैक है। और इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण ये है कि ये एग्जाम का सिलेबस बहुत बड़ा है। सो एवरीथिंग अंडर द स्काई, मतलब आप जहाँ अपनी नज़रें घुमाएं वो सब सिलेबस है इस एग्ज़ाम का। तो ये हमारी ग्रेजुएशन एग्ज़ाम की तरह नहीं है, हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम की तरह नहीं है कि बहुत डिफाइंड या स्ट्रक्चर्ड सिलेबस हो कि इतना पढ़ लेंगे तो मार्क्स आ जाएंगे और हम निकाल लेंगे एग्ज़ाम को। सो वन रीज़न फॉर सिविल सर्विसेज बीइंग द टफेस्ट एग्ज़ाम इज़ द वास्ट लेंदी nature of the syllabus, and second and more importantly is the mental toughness that it judges। मतलब आपको लगभग 1-1.5 साल लगेगा प्रिपेयर करने में, फिर आपको 1 साल लगेगा ये एग्ज़ाम देने में। आपका लगभग 2-2.5 साल जाएगा इस पूरे एग्ज़ाम को प्रिपेयर करके देने में। तो इतने लंबे समय तक अपना धैर्य बनाए रखना, जैसा आपके इवेंट का नाम है जज्बाए जुनून, अपना जज्बा मेंटेन करना, अपना जुनून मेंटेन करना, वो मुश्किल हो जाता है, वो टफ हो जाता है। सो मेंटेनिंग योर पेशेंस, योर डेडिकेशन, योर फोकस, योर एटीट्यूड, योर थॉट प्रोसेस for such a long period of time becomes difficult and challenging, and hence
UPSC becomes the toughest exam and hard to crack exam and an unpredictable exam to crack. ये हम सबको पता है और इसीलिए थोड़ा डॉन्टिंग लगता है, मतलब भयावह लगता है इस एग्ज़ाम के बारे में सोचना और आगे बढ़ना है इस जर्नी के लिए. सो जब भी कोई चीज़ बहुत टफ होती है, हार्ड टू क्रैक होती है, आर्डुअस होती है उसकी जर्नी, तो दो चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट हैं. नंबर 1, आपकी स्ट्रैटेजी, मतलब आपको सही तरीके से. सो इट इज सेट मोर देन हार्ड वर्क, यू नीड स्मार्ट वर्क फॉर UPSC. मेहनत, हार्ड वर्क सब करेंगे, बट उस हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे कि एग्जाम के नीड के हिसाब से आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, आपको ग्रेजुएशन होते ही आप 21 साल के होंगे और आपको अपीयर होना होगा एग्जाम में. तो हाउ टू यूटिलाइज दिस टाइम ऑफ योर ग्रेजुएशन एंड हाउ टू डू स्मार्ट वर्क. तो पहली चीज़ हो गई स्मार्ट वर्क कैसे करें, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, बिकॉज देयर इज सुनामी ऑफ सोर्सेज आउट देयर इन द मार्केट. एंड सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ प्रिपरेशन और UPSC बिकम्स योर मोटिवेशन, योर मेंटल टफनेस. सो हमारा क्या होता है, जैसे मेरे साथ ये होता था कि सोचा कि UPSC देना है, 12, 13, 14 घंटे पढ़ा, 5, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन पढ़ा और फिर एकदम टाइट फिस, एंड देन अगेन द वेव राइजेस एंड अगेन. सो लाइक अ साइन वेव हम लोग का जर्नी चलती है. वी स्टडी एंड देन वी डोंट एंड स्टडी. सो ये साइन वेव को कन्वर्ट करना होगा हमें कॉन्स्टेंट परसिस्टेंट प्रिपरेशन में. 12-14 घंटे नहीं पढ़ेंगे, पर हर दिन एटलीस्ट अपने लिए जो टारगेट बनाया है, जो भी टारगेट है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, NCERT पढ़ना है, ऑप्शनल तैयार करना है, 4, 5, 6 घंटे जितना हमसे मैनेज हो रहा है, बट एवरी डे we'll get up in the morning, every day we'll pick up the Hindu or the Indian Express, every day we'll read NCERTs. This repetitive monotony that you have to follow, ये करना पड़ता है UPSC में, and this requires a lot of mental strength, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन नेचुरल टेंडेंसी होती है कि लंबे समय तक कोई काम अगर हम करते हैं, सो वी टेंड टू बिकम टायर्ड, हम थक जाते हैं, हम गिव अप करने लगते हैं. हम नहीं करते तो आसपास के लोग गिव अप कराने लगते हैं कि तुमसे नहीं होगा, आसान रास्ता चुन लो, ग्रेजुएशन किया तो जॉब ले लो, या जो भी आसान रास्ता है उस पर चल लो. वी ऑलवेज टेंड टू टेक द ईजियर पाथ. और इसीलिए ये एग्ज़ाम आपके स्मार्ट वर्क के साथ साथ आपकी मेंटल टफनेस को बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट करता है. एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस विथ माय पर्सनल एक्सपीरियंस. जब मैं तैयारी कर रही थी ग्रेजुएशन के साथ, या जब मैंने अपनी जॉब ऑफर छोड़ के तैयारी की, सो एवरी अदर डे ये थॉट आता था कि वाई डिड नॉट आई टेक अ गुड जॉब एंड वाई एम आई डूइंग दिस इज सो अनप्रेडिक्टेबल, होगा कि नहीं होगा. सो दैट्स वाई मेंटली आपको बहुत टफ होना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए कि अगर सोचा है तो आई विल गिव इट माई 100% एंड आई विल नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट्स. मतलब पहले अपने एफर्ट पे, भगवद गीता में क्या लिखा हुआ है, कर्मणे नावाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. कर्म पे अपना अधिकार है, जो हम काम कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं उस पे अधिकार है, पर फल पे अधिकार नहीं है. जितना भी आपको ये फिलोसफिकल सुनने में लगे, बट दिस इज ट्रू. अल्टीमेटली हमारा सिर्फ अधिकार है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, और आउटपुट पे उतना अधिकार हमारा नहीं है, तो उतना ज़्यादा उसके बारे में इस स्टेज पे हमें नहीं सोचना चाहिए. सो 2 थिंग्स दैट आई टोल्ड यू कि इतना टफ एग्जाम क्यों है. 1 इज़ कि ये बहुत लंबा समय आपका मांगता है, एंड सेकेंड आपको मेंटली बहुत टफ होना पड़ेगा. नाउ जब आपके दिमाग में UPSC आता है, सो आई रिसेंटली रेड अ बुक बाय साइमन साइनेक एंड इट वॉज टाइटल्ड स्टार्ट विथ वाई से शुरू करिए. और मैं इसी चीज़ से शुरू करना चाहती हूँ. वाई सिविल सर्विसेज. आप यहाँ कॉमर्स में कर रहे होंगे ग्रेजुएशन, पॉल साइंस में कर रहे होंगे, केमिस्ट्री में कर रहे होंगे, फिजिक्स में कर रहे होंगे. सो देर आर अमटीन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आउट देयर फॉर यू. यू कैन डू अ स्टार्टअप, यू कैन गेट अ गुड जॉब. वाई सिविल सर्विसेज? क्यों आपको एक IAS, IPS, IRS, IFS ऑफिसर बनना है? And that why will be different for each and every one sitting here. Also, is that why? Because आपके पेरेंट्स ने कहा, मेरे मम्मा पापा ने कहा कि भाई IAS ऑफिसर बनो. Is that why कि मेरे आसपास के दोस्त तैयारी कर रहे हैं, मेरे घर के पास के दोस्त तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मुझे करना है? इज इट बिकॉज एक सिविल सर्वेंट के साथ हम जो रील्स देखते हैं कि गनर, ड्राइवर, रेड लाइट, ऑल दैट पावर, फेम, अथॉरिटी, वो हमें अट्रैक्ट कर रहा है?
or is it because there's some deeper reason that we want to go into the services? तो अगर वो why का reason बहुत superficial होगा, बहुत materialistic होगा, तो शायद आप इस जर्नी में बहुत लंबा आपको फ्यूल ना कर पाए, आपको ड्राइव ना कर पाए. But if that why has a deeper connotation, if that why is more deep, अगर वो why और गहरा होगा और meaningful होगा, then that why will actually gear you throughout your preparation journey and bring your name in the final PDF of UPSC. आज शायद रिजल्ट भी आने वाला है यूपीएससी का आजकल में. सो अगर आपको नाम आ गया, ओके, तो अगर आपको नाम अपना देखना है उस पीडीएफ में, सो दैट वाई हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. मैंने अपने जहाँ मैं पढ़ती थी अपने स्टडी टेबल के सामने एक पेज चिपका के रखा था, आई वॉन्ट टू सी माई नेम इन फाइनल यूपीएससी लिस्ट. एंड उठते जागते रोते धोते जब भी मेरा मन गिव अप करने का करता था तो मेरी नज़र मेरे हाथ से लिखे हुए उस पेपर पे जाती थी. सो जस्ट टू मेक इट मोर इंटरेक्टिव, कुछ लोगों से आई वॉन्ट टू हियर व्हाट इज योर वाई डू यू वॉन्ट टू कम ऑन दिस साइड ऑफ द पोडियम, वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट. क्यों बनना है? आप हाथ उठा के अपना नाम बता के अपना ओपिनियन बता सकते हैं. आप नॉर्मल भी बोलेंगे तो आवाज आ जाएगी. और ऐसा, हाँ प्लीज. Ma'am, name is Aditya Kumar Sahel. हाँ आदित्य. Ma'am, from very prior basis, I have a helping kind of nature. अच्छा. So helping at a large section of the society, whether in different kind of fields like education, then health, and corporate, finance, defense. Ma'am, this is the reason. Okay. So आदित्य का reason है that he has an helping kind of nature in variety of fields he want to help. So that's his why of coming into civil services. Anyone else? Yes. Hello ma'am, my name is Naveen. Your name is? Navneet. Navneet. I want to work in the field of education. I want to go the roots of the society, like primary education, because that is the founding basis of everything, I think. So I want to work for education and environment because it affects everyone equally. And Okay. So your why is that you want to work at the grassroots level and in education and environment. उसके लिए आप एक अच्छे educationist, environmental activist भी बन सकते हैं. Why civil services? Ma'am, of course there is a different aura of an IAS officer, Okay. or different impact that it brings to the society, different stature, I mean. Okay, Navneet. Thank you. Yes. कोई no, some girls should answer now. Mission Shakti चला रहे हैं हम लोग. Why are girls not answering? Any girl? Yes. I'm Shruti Khanduri. Ma'am, I feel personally the reason that I want to be a civil servant is because you can serve society in the sense that there are many policies which the government brings about, but the implementation is not good at all. So I think that I also want to serve the society in the same way as the one person here wanted to mention about the primary education, working at the grassroots level, working with the people, seeing their condition, and then trying to alleviate the situation. But I feel that I can as well be an educationist for the same. But I would not have that implementation power. Like if I become an administrative official, then I think I have that power to implement the change, and that difference I really wanted to bring about. So that was my reason for this. Okay, thank you, Shruti. So we heard 3-4 whys कि क्यों हम सब, आप सबके अपने अपने होंगे. So as I talk, जैसे मैं आज बता रही हूँ, अपने मन में प्लीज इंट्रोस्पेक्ट करिए on what is your why. Go back to your room, to your hostel, write it down and keep it somewhere. And read it जब आपको गिव अप करने का मन करेगा कि what is my why of coming into this prestigious services. ठीक है? All of you will do that. So we talked about why. Now let's talk about what UPSC demands. Start by understanding what UPSC is. आप सब जानते हैं UPSC एग्जाम के कितने स्टेजेस होते हैं? या तो नाश्ता नहीं किया है, और या तो नींद आ रही है, या तो गर्मी लग रही है, वरना आवाज आनी चाहिए यहाँ पे. यूपीएससी के कितने स्टेजेस होते हैं? व्हाट आर दे? प्रीलिम्स में कितने पेपर्स होते हैं? जीएस एंड सीसैट 200 नंबर के 2 घंटे के पेपर्स होते हैं. नेगेटिव मार्किंग होती है, क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, बट बिलीव मी प्रीलिम्स क्रैक करना सबसे मुश्किल होता है. एंड व्हाई?
बिकॉज प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं और उनके जो ऑप्शंस होते हैं दे आर सो सिमिलर। अगर आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर उठा के इस बार का या पिछले 2-3 सालों का, ऑप्शंस आर वेरी सिमिलर, 1 and 2 ओनली, 2 and 4 ओनली, 1, 3 and 4 ओनली, लगता है सारे सही हैं। तो दैट इज द चैलेंज इन प्रीलिम्स कि एक तो MCQ बेस्ड है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ऑप्शंस इतना क्लोजली प्लेस्ड हैं, तो हम कैसे करें क्रैक को, कैसे कट ऑफ के ऊपर लाएं। CSAT सिलेबस में लिखा हुआ है क्लास 10th लेवल तक की मैथ्स और क्लास 10th लेवल तक का कॉम्प्रिहेंशन, बट दे आस्क अ लॉट ऑफ टफ क्वेश्चंस इन CSAT, स्पेशली इन रीसेंट ईयर्स। मतलब दे आर टफ क्वेश्चंस, थोड़ा लेवल हाई होता है। एंड इफ आई एम फ्रॉम अ नॉन मैथ्स नॉन साइंस बैकग्राउंड, तो ऑब्वियसली वी आर नॉट स्टडिंग, तो हम लोग के लिए डेटा इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस एंड मैथ्स के क्वेश्चन टफ हो जाते हैं। CSAT में आपको 33% मार्क्स लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए, बट अगेन उसके लिए भी प्रैक्टिस और बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए होती है। सेकेंड स्टेज है मेंस, द मैराथन। मेंस में कितने पेपर्स होते हैं? 9 पेपर्स। व्हाट आर दे? यस, सबसे पहला पेपर होगा, पहले मैं कंपलसरी, आप लोग जानते हैं 2 कंपलसरी पेपर आपको देने होते हैं, तो ये प्लीज ध्यान रखिएगा, ये मुझे नहीं पता था, मुझे बाद में पता चला। अगर आप कंपलसरी पेपर में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपके मेंस के पेपर चेक नहीं होंगे, आपके GS और ऑप्शनल के पेपर चेक नहीं होंगे अगर आपने कंपलसरी पेपर में क्वालिफाई नहीं किया है। सो कंपलसरी इंग्लिश सबको देनी है, दैट्स वाई बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश होनी चाहिए हम सबको, कॉम्प्रिहेंशन, पढ़ना समझना, ऐसे लिखना, प्रेसेस राइटिंग, ये सब आना चाहिए। सेकेंड इज रीजनल लैंग्वेज। मैक्सिमम लोग हिंदी, अगर आपकी कोई और रीजनल लैंग्वेज है तो उसका पेपर होता है, उसमें निबंध और व्याकरण और ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। नाउ आफ्टर यू क्वालिफाई कंपलसरी पेपर, आपको ऐसे का पेपर देना होगा, 4 GS के पेपर्स देने होंगे, और आपने जो ऑप्शनल लिया होगा उसके 2 पेपर्स आपको देने होंगे। सो दिस इज मेंस। और जब हम कहते हैं UPSC इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट, मतलब 22-24 किलोमीटर की दौड़ है, यहाँ से वहाँ तक की 100 मीटर की दौड़ नहीं है। दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट। वी टॉक अबाउट मेंस। मेंस में 250 शब्दों के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लिखने होते हैं 3 घंटे में, तो आंसर राइटिंग एबिलिटी, आंसर फॉर्मुलेशन, फ्लो चार्ट्स को इनकॉर्पोरेट करना, मैप्स को इनकॉर्पोरेट करना, लाइन डायग्राम्स को इनकॉर्पोरेट करना, और स्टैटिक चीज़ों को, फॉर एग्जाम्पल पॉल साइंस का कोई कॉन्सेप्ट है उसको करंट से जोड़ना, इंटरलिंकिंग स्टैटिक विथ करंट एंड इंटरलिंकिंग डिफरेंट टॉपिक्स, ये मेंस आंसर राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ऑप्शनल का चॉइस भी इंपॉर्टेंट होगा, विच अगर आपका डाउट होगा तो हम डिस्कस कर सकते हैं कि ऑप्शनल कैसे चूज करें। एंड द थर्ड एंड लास्ट स्टेज इज इंटरव्यू, जिसे पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। एक इंटरव्यू बोर्ड को आप फेस करेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, एंड आफ्टर यू क्वालिफाई आपका एक मेडिकल होगा, एंड देन यू विल बिकम एन IAS, IPS, IFS ऑफिसर। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है ऑफ UPSC सिविल सर्विसेज। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू 4 साइन क्वा नॉन फॉर UPSC, जो मुझे अपनी 1.5-2 साल की प्रिपरेशन में समझ आया। साइन क्वा नॉन मतलब कंपल्सरी एसेंशियल चीज़ें जो आप, जैसे बहुत सारे लोग अभी हम लोग बात कर रहे थे, सो वेदिका एंड एवरीवन वाज आस्किंग मैम इतना सब कुछ है, हाउ टू लाइक कंपाइल इट, हाउ टू कैसे इसको कंप्रेस करें। तो मैं 4 चीज़ें बता रही हूँ विच आई फेल्ट वर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन माई UPSC जर्नी। नंबर 1, एंड रिमेंबर दिस, या तो नोट डाउन कर लीजिए या मेंटल नोट्स बना लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये मैंने अपनी जर्नी से सीखा। नंबर 1 वॉज सिलेबस। UPSC का जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट निकाल के स्टिक इट इन फ्रंट ऑफ यू, रीड इट एवरी डे, रीड बिटवीन द लाइन्स। UPSC के सिलेबस में लिखा होगा करंट इवेंट्स, मॉडर्न इंडिया, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, बट एक वर्ड के बीच में देर आर n नंबर ऑफ टॉपिक्स, सो रीड बिटवीन द लाइन्स। सो नंबर 1 इज सिलेबस, उसको अच्छे से पढ़िए समझिए, क्योंकि जब आप रोज सुबह द हिंदू पढ़ रहे होंगे और मगजमारी कर रहे होंगे कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, इंडियन एक्सप्रेस उठाएंगे, योजना, कुरुक्षेत्र मैगजीन्स उठाएंगे, तो क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है और कैसे पढ़ना है ये आपको कौन बताएगा? सिलेबस। ये आपको सिलेबस बताएगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सो नंबर 1 इज सिलेबस। नंबर 2 इज NCERT बुक्स, क्लास 6वीं से लेके 10वीं तक की सारी NCERT बुक्स एंड 11th-12th की ह्यूमैनिटीज़ की NCERT बुक्स मैंने एटलीस्ट 2 से 3 बार पढ़ी थी।
अगेन पुरानी एनसीईआरटी पढ़ें या नई एनसीईआरटी पढ़ें, मैंने पुरानी एनसीईआरटी की फोटोकॉपी लिया था यहीं ORN मार्केट से, और मतलब मैं दिल्ली आई थी स्पेशली इस चीज़ के लिए, लेकर गई थी और पढ़ा था। ऑल्सो यहाँ पे मैं कैवियट डाल दूँ, वट एवर आई एम शेयरिंग वॉज माई स्ट्रैटेजी। एवरी वन ऑफ यू सिटिंग हेयर हैज़ अ यूनिक वे ऑफ स्टडिंग। कोई नोट्स बना के पढ़ता है, कोई डायग्राम्स बना के पढ़ता है, कोई बिना अंडरलाइन किए पढ़ता है। सो ऑलवेज मेंटेन दैट यूनिकनेस ऑफ योर्स, क्योंकि यूपीएससी जब आपको चूज करेगा तो आपकी यूएसपी क्या होगी, आपकी ओरिजिनलिटी, आपकी यूनिकनेस। यहाँ मैं बताऊंगी, सर बताएंगे, बहुत सारे टॉपर्स यहाँ से निकले हैं, वो आपको चीज़ें बताएंगे, आप यूट्यूब पे बहुत सारे टॉपर्स को सुनोगे, वो सब उनकी स्ट्रैटेजी थी विच वर्कड फॉर देम, विच मे और मे नॉट वर्क फॉर अस। तो हमें क्या करना है कि सबका सुनना है, बट करना वही है जो हमारे लिए फिट बैठ रहा है। उसका गोल्डन पॉइंट उठा लिया, उससे गोल्डन पॉइंट उठा लिया, उससे जहाँ से जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो उठाया, और अपनी जो स्ट्रैटेजी है पढ़ाई करने की उससे पढ़ाई की। सो पिक अप गोल्डन पॉइंट्स फ्रॉम एवरीवन, बट डू नॉट लूज योर ओरिजिनल वे ऑफ स्टडिंग एंड ओरिजिनल वे ऑफ रिमेंबरिंग। ये याद रखिएगा, बिकॉज बहुत सारे टॉपर्स का हम सुनते हैं, देन वी ट्राई टू एम्यूलेट और कॉपी, देन बिकम्स काउंटर प्रोडक्टिव। वो नहीं करना है। सो सिलेबस हो गया, एनसीईआरटीज हो गया। एनसीईआरटीज में पढ़ती थी, मैं पीछे के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी, एंड इट हेल्प्ड मी अ लॉट। बिलीव मी, मैंने काफ़ी कम किताबें पढ़ी थी, एंड द बेसिक टाइम, जो मेजर टाइम मैंने दिया था वॉज इन एनसीईआरटीज। द थर्ड थिंग इज करंट अफेयर्स। 70 to 80% ऑफ योर पेपर विल बी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड। आप कोई भी अच्छा न्यूज़पेपर, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, अगर आप अंग्रेजी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, हिंदी माध्यम से दैनिक भास्कर या जो भी आपको अच्छा न्यूज़पेपर लग रहा है जिसमें कंटेंट अच्छा है, वो आप न्यूज़पेपर उठाइए, उसको पढ़िए, उसमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो आपको सिलेबस बताएगा। अब न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, न्यूज़पेपर से नोट्स कैसे बनाएं, न्यूज़पेपर से प्रैक्टिस कैसे करें, करंट अफेयर्स रिवाइज कैसे करें, ये बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो अगर आपको इस पर डिटेल में बात करनी है, देन यू कैन आस्क अ क्वेश्चन एंड वी कैन डिस्कस फर्दर ऑन दिस। इन शॉर्ट, मैं सुबह 5-6 बजे उठती थी, 7-8 बजे न्यूज़पेपर आता था। आई यूज्ड टू रीड द न्यूज़पेपर, अंडरलाइन कर लेती थी। मैं बहुत सारी वेबसाइट्स फॉलो करती थी। वन ऑफ देम वॉज insightsonindia.com, isbaba.com एंड forum IS। ये सब वेबसाइट्स मैं फॉलो करती थी। उससे मैं उस दिन के न्यूज़पेपर के 1-2 क्वेश्चंस लिखने की प्रैक्टिस करती थी, एंड रात में उन न्यूज़पेपर के MCQs प्रैक्टिस कर लेती थी। सो रिमेंबर, आपको प्रीलिम्स और मेंस की एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलें कि मैं सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। ऑफकोर्स दोनों डिफरेंट हैं, पर जो ओवरलैपिंग टॉपिक्स हैं उसमें आप इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चल सकते हैं। सो न्यूज़पेपर पढ़ा, MCQs प्रैक्टिस कर लिया, 1-2 आंसर्स लिख लिया, फिर महीने के अंत में एट द एंड ऑफ द मंथ यू कैन पिक अप अ गुड मैगजीन। मैंने अपने टाइम पे दृष्टि कैट मैगजीन पढ़ी थी और विजन IAS की मैगजीन पढ़ी थी, और दोनों में अच्छे कंटेंट आते थे कि आपका मंथली करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाए। ऑनलाइन इट्स अवेलेबल ऑन फ्री, मतलब इट्स यू कैन डाउनलोड इट एंड गेट इट प्रिंटेड एंड रीड इट। इससे मंथली करंट अफेयर्स वॉज रिवाइज्ड, एंड उसको मैं फिर मॉक पेपर्स विद द टाइम रिवाइज करती। सो अभी तक क्या क्या 3 चीज़ें हुई विच आर साइन टू आर नॉन, कैन यू रिपीट? यस, एंड द लास्ट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप लोग कहेंगे मैम क्यों पढ़ना है, क्वेश्चंस तो रिपीट होते नहीं है यूपीएससी में, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको एक गाइडेंस देता है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल 4 बार से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूछा जा रहा है, 4 बार से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जा रहा है, तो ऑफकोर्स वो इंपॉर्टेंट है। मे बी क्वेश्चन का फॉर्म चेंज हो जाए, लैंग्वेज चेंज हो जाए, टेल वर्ड चेंज हो जाए, क्रिटिकली एनालाइज की जगह इलेबोरेट कर देंगे, पर कंटेंट तो मोर और लेस सेम रहेगा। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एक गाइडिंग लाइट की तरह काम करते हैं। दिस वॉज 4 साइन को नॉन जो मैंने अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन में फॉलो किया था। नाउ आफ्टर दिस प्रीलिम्स के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी होती है, मेंस में आंसर राइटिंग कैसे होना चाहिए, आंसर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, वो एक अलग स्ट्रैटेजी है। ऑप्शनल को कैसे चूज करना चाहिए वो एक डिफरेंट चीज़ है। ऐसे कैसे लिखना चाहिए, सो देयर आर n नंबर ऑफ थिंग्स विच यू कैन आस्क, एंड ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम मैं उन सब पे एलैबोरेट नहीं करती हूँ, बट अगर स्पेसिफिक डाउट होगा तो यू कैन ऑफकोर्स शूट दैट क्वेश्चन। लेट्स कम टू आफ्टर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, लेट्स कम टू द इंटरेस्टिंग पार्ट। जल्दी से 5-7 मिनट में आपको अपनी जर्नी के बारे में, अपने एक्चुअल रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में लेट मी शेयर।
बिफोर एंडिंग दिस सेशन एंड देन हैंडिंग ओवर टू अभिषेक सर एंड देन मे बी क्वेश्चन आंसर्स में आप पूछ लीजिएगा जो भी छूट गया हो. सो आफ्टर यू बिकम एन IAS ऑफिसर यू विल गो टू लबसना. बहुत सारे वीडियोज़ आपने लबसना के ऑलरेडी यूट्यूब पे देख लिए होंगे. लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी, वहाँ बहुत अच्छे से ट्रेनिंग होती है. जैसे यहाँ लीना मैम ये कर्तव्य सिविल सोसाइटी करा रही है, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्लब्स मिलेंगे. फाइन आर्ट्स क्लब्स, हॉबीज़ क्लब, लिटरेरी क्लब, गेम्स क्लब, कुकिंग क्लब, बेकिंग क्लब, बहुत सारे क्लब्स होते हैं वहाँ पे. एंड देन यू कैन बी अ पार्ट ऑफ एनी क्लब डिपेंडिंग ऑन योर हॉबी. आपको बहुत अच्छे से हिमालयाज़ पे ट्रैकिंग पे ले जाएंगे ऑलमोस्ट एवरी वीक. यू विल एन्जॉय द ट्रैकिंग, यू विल एन्जॉय द विलेज विजिट. विलेज में ले जाते हैं टू अंडरस्टैंड रूरल डेवलपमेंट, टू अंडरस्टैंड, जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे थे ग्रास रूट में काम करना है प्राइमरी एजुकेशन में, प्राइमरी हेल्थ में, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल व्हेन यू गो टू अ विलेज विजिट. एंड देन द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज भारत दर्शन. भारत दर्शन में they take us from north to south to the Andamans, from east to west. पूरे इंडिया को लगभग 1 से 1.5 महीने में you will visit places, you will understand the different cultures, different administration types in each particular area. So that is, and you will also go to a foreign country, foreign study tour होता है. सो लंडन या साउथ कोरिया, सियोल ले जाते, जहाँ भी, मतलब यू विल अंडरस्टैंड द फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन एंड व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम देयर. सो दिस वाज अबाउट द ट्रेनिंग विच यू ऑल ऑफ यू विल फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग, एनरिचिंग, एनलाइटनिंग. And also there is inter-services camaraderie. So people from IAS, IPS, IRS, all of them train together. Even people from Bhutan civil services, they also train in this. They do their training in the same academy. तो बहुत अच्छा intermixing of cultures and learning from different culture, cross cultural learning होती है. And then after finishing my training, I was posted as an assistant magistrate or a joint magistrate under trainee in a district called सिद्धार्थ नगर. कितने लोगों ने सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना है? काफ़ी लोगों ने सुना है. मैं वो थी जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, मैंने नहीं सुना था सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट का नाम. जब मेरी पोस्टिंग वहाँ हुई और मैं सर्च करी थी मैप में ये कहाँ है, फिर मुझे नेपाल बॉर्डर में जाके एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट दिखा कि अच्छा ये सिद्धार्थ नगर है, यहाँ पे पोस्टिंग हुई है, गोरखपुर के पास यूपी में. सिद्धार्थ नगर जब मैं गई, सो दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर अंडर ट्रेनी कि एक्चुअली जो हम इमेजिन करते हैं कि व्हेन वी बिकम IAS वील डू दिस, वील डू दैट, छोटी सी चीज़ करना भी कितना मुश्किल होता है बिकॉज अ लॉट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस कम्स अप. एक छोटा सा उदाहरण आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू. प्राइमरी एजुकेशन जिन लोगों ने बोला था उनको ये इंटरेस्ट की बात लगेगी. सिद्धार्थ नगर में बहुत सारे, एंड सिद्धार्थ नगर इज एन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ नीति आयोग. इट इज़ वन ऑफ द 101 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स. सो सिद्धार्थ नगर में बहुत सारे स्कूल्स थे, प्राइमरी स्कूल्स थे, और स्कूल्स में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे. गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स दे रखी थी और बहुत अच्छी बुक्स थी. हर बुक के पहले चैप्टर, हर बुक के हर चैप्टर के पहले पेज पे QR कोड बना रहता था. आप अपने मोबाइल से उस QR कोड को स्कैन करेंगे तो उस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस और ऑडियोस, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हिमालयाज़ पे कोई चैप्टर है, आपने स्कैन किया तो हिमालयाज़ का ऑडियो विजुअल से आप पढ़ सकते हैं, एक अच्छा वीडियो आपको दिखेगा. तो स्कूल्स में वो सारी बुक्स अवेलेबल थी. ये ऐप जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं, उस ऐप का नाम था दीक्षा ऐप. वो दीक्षा ऐप अवेलेबल था. इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल थी, ऑप्टिकल फाइबर गांव में बिछी हुई थी, ऑलमोस्ट काफ़ी गांव में. पर उस चीज़ को आप प्रोजेक्ट कहाँ करें? अब स्कूल में क्या 2 मेजर इश्यूज थे? इलेक्ट्रिसिटी नंबर 1 एंड नंबर 2 प्रोजेक्शन मीडियम, मतलब प्रोजेक्टर स्क्रीन या एक स्मार्ट टीवी जिसमें हम ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं. जब आप लबसना में जाएंगे तो आपको एक थीसिस करनी होगी, एक डेजर्टेशन करना होगा जैसे PhD में करते हैं, क्योंकि वहाँ आपको MA इन पॉल साइंस की डिग्री मिलेगी वो थीसिस करके. तो मैंने अपना थीसिस का टॉपिक यही चुना, इफेक्ट ऑफ स्मार्ट एजुकेशन इन रूरल स्कूल्स ऑफ इंडिया. तो मैंने एक सैम्पल लिया, एक सैम्पल साइज लिया. फॉर एग्जाम्पल ये जो बच्चे हैं इनको बिना स्मार्ट टीवी के जैसे पढ़ाई चल रही थी नॉर्मल किताबों से वैसे पढ़ाया गया. एंड इधर के जो बच्चे हैं, मतलब 5 स्कूल्स के जो बच्चे हैं, वहाँ पे स्मार्ट टीवीज लगवाई गई. स्मार्ट टीवी कैसे लगवाई? हर गांव में फंड आता है, ग्राम निधि फंड कहते हैं. हर गांव में जैसे आपकी सोसाइटीज बनी हैं, गांव में समितियां बनी हुई हैं. एक शिक्षा समिति है, एक स्वास्थ्य समिति है, एक स्वच्छता समिति है, जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है.
और एक गांव में एक साल में लगभग 50-60 लाख रुपए आते हैं। 50-60 लाख रुपीस कम्स टू एवरी ग्राम पंचायत ऑफ इंडिया पर ईयर अंडर GPDP, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम। और वो शिक्षा समिति में इस 50 लाख रुपए में मान लीजिए 10 लाख रुपए शिक्षा समिति में आए हैं। अब होता क्या था, वो पैसे अवेयरनेस एक्टिविटीज, रैलीज, प्रभात फेरीज एटसेट्रा में चले जाते थे एंड कुछ कॉन्क्रीट कभी भी नहीं हो पाता था। डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी हैड बुक्स, वी हैड QR कोड, वी हैड दीक्षा ऐप, क्या नहीं हो पा रहा था? इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा था। वो स्मार्ट एजुकेशन वी वर नॉट बीइंग एबल टू इम्प्लीमेंट फॉर द चिल्ड्रन। तो इसी ग्राम पंचायत फंड को और सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन से सिंपल 20-22 हज़ार रुपए की स्मार्ट टीवी स्कूल्स में लगवाई गई। तो आई चोज 30 स्कूल्स, 15 स्कूल्स में लगवाया, 15 स्कूल्स में नहीं लगवाया। 3 महीने स्मार्ट क्लासेस से गणित और विज्ञान और अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाया। फिर एक सिंपल सा टेस्ट लिया इन बच्चों का और इन बच्चों का, और आप लोग क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर सब्जेक्ट में जहां स्मार्ट एजुकेशन से पढ़ाया गया था वहां पे हमने इम्प्रूवमेंट देखा। कुछ सब्जेक्ट्स में मार्जिनल इम्प्रूवमेंट, कुछ सब्जेक्ट्स में जैसे इंग्लिश और साइंस में substantial improvement in learning outcomes of children. In schools where smart education was implemented, vis-a-vis schools where smart education was not implemented. दूसरी केस स्टडी किया विद एंड विदाउट। इन्हीं बच्चों का जब पहले टेस्ट लिया तो नंबर कम आ रहे थे। आप सब लोग ने एसर रिपोर्ट पढ़ा होगा कि क्लास 5 का बच्चा क्लास 2 की किताब नहीं पढ़ पाता है, एसर रिपोर्ट जो आती है। जब इन बच्चों का 3 महीने बाद स्मार्ट क्लास से पढ़ा के एग्जाम लिया गया तो ये लोगों ने बेटर परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ लर्निंग आउटकम। तो यही मैंने प्रेजेंट किया फिर अपने थीसिस में इन लबसना, एंड दिस वाज अ लर्निंग कि डिस्पाइट ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्पाइट ऑल दी स्कीम्स, सर्व शिक्षा अभियान है, मिशन निपुण है, मिशन प्रेरणा है, इम्प्लीमेंटेशन एट ग्रास रूट लेवल जब नहीं हो पाता है तो हम उसका इम्पैक्ट प्राइमरी स्कूल्स, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में नहीं देख पाते हैं। एंड यू एज एन ऑफिसर जब आप पहुंचते हैं तो आप बस छोटे से इंटरवेंशन से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं एंड इट विल हैव मैसिव स्पिल ओवर इफेक्ट ऑन द चिल्ड्रन ऑन एनी फील्ड, इन एनी फील्ड। सो दिस वॉज वन लर्निंग कि हाउ योर इम्प्लीमेंटेशनल इंटरवेंशंस। एक और चीज़ हुई, अगर कोई गांव देहात से यहाँ पे है तो जब रबी की कटाई या रबी क्रॉप्स या खरीफ क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग होती है तो बच्चों को रोक लिया जाता है फसल काटने के लिए और उनको स्कूल नहीं भेजा जाता। तो मैं जब थी सिद्धार्थनगर में तो मैंने देखा कि जब खरीफ की फसल, उस समय वहाँ चावल हुआ था, काला नमक चावल वहाँ होता है, वो जब कट रहा था तो अचानक से बच्चे स्कूल आना बंद कर दिए, बहुत ज़्यादा एब्सेंट होने लगे, अटेंडेंस बहुत कम होने लगा। पेरेंट्स बच्चों से फसल कटवाते थे, स्कूल नहीं भेजते थे। बट जब स्मार्ट टीवी लगी तो पेरेंट्स, जैसे मिड डे मील वॉज एन अट्रैक्शन कि बच्चों को स्कूल में खाना मिलेगा तो स्कूल भेजो, बुक्स एंड स्कूल बैग्स एंड स्टेशनरी आर एन अट्रैक्शन, तो स्मार्ट टीवी बिकेम एन अट्रैक्शन। बच्चों को क्यों पेरेंट्स प्राइवेट में ले जाते हैं vis-a-vis गवर्नमेंट? क्योंकि उन्हें लगता है प्राइवेट में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होगी, फैसिलिटीज ज़्यादा अच्छी होंगी। तो जब स्मार्ट टीवी गवर्नमेंट स्कूल्स में लग गई तो पेरेंट्स ने बच्चों को भेजना शुरू किया फसल कटाई के दौरान भी, तो ड्रॉप आउट्स कम हुए, एनरोलमेंट बढ़ा, एब्सेंटिज्म कम हुआ, गर्ल ड्रॉप आउट्स जो कि बहुत कॉमन होता है इन रूरल एरियाज, फीमेल बच्चों के ड्रॉप आउट्स कम हुए। तो आप देखिए एक इंटरवेंशन से कितने सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स हुए। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू एज एन ऑफिसर। जब आप, और ये मैं अंडर ट्रेनिंग थी तो ये छोटा सा मेरे लिए इंसाइट था कि काफ़ी अच्छे इम्पैक्ट्स आ सकते हैं, बस थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट चाहिए, थोड़ा सा इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन चाहिए। एंड विद दीज वर्ड्स और आपके जज्बाए जुनून को 2 लाइनें समर्पित करते हुए मैं अपनी बात खत्म करती हूँ कि वो खुद राह चुनते हैं आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, क्योंकि जो रखते हैं हौसला आसमान छूने का उन्हें नहीं परवाह होती गिर जाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। The members of Kartavya Society of KMC, Leena ji and faculty members and सौम्या जी जिन्होंने हमें अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया, एंड मुझे खुद यहाँ बैठकर स्टेज से बहुत इंस्पायरिंग लगा उनका जो उन्होंने सारी बातें कही, एंड आई एम श्योर कि आपको भी इंस्पायर किया उन्होंने। मैं भी देखिए, हमेशा जब आपको दूसरे नंबर पे बोलना होता है और जब कोई बहुत अच्छा वक्ता बोल चुका है तो इट इज़ बिग प्रेशर।
राइट। और ये यूपीएससी में भी होता है, जब आंसर राइटिंग कर रहे हैं मेंस में, आपके से पहले वाली कॉपी में कैसा लिखा गया है उस पर भी कभी कभी थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आपकी कॉपी को कैसे देखा जाएगा। इंटरव्यू में जस्ट आपसे पहले कौन सा कैंडिडेट आया है तो इस पे भी डिपेंड करेगा कि वो आपको किस यार्ड स्टिक में जज करेंगे। तो इसी प्रकार आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ एक कहानी से। एक छोटी सी स्टोरी है और उसमें एक मोरल है। तो स्टोरी है नेपोलियन की। नेपोलियन से आप सब लोग फैमिलियर हैं, ठीक है। तो नेपोलियन वाज एम्परर ऑफ द फ्रेंच, और जब नेपोलियन एक बार अपनी सेना के साथ जा रहे थे, एल्प्स माउंटेन है वहाँ यूरोप में, और एल्प्स माउंटेन उन्हें क्रॉस करना था, तो उनके साथ उनकी सेना भी थी। तो एक जगह वो जब माउंटेन्स थोड़े दूर थे तो उन्होंने पड़ाव डाला, और जब शाम को वो रेस्ट कर रहे थे तब एक बूढ़ी औरत उनके पास आई। उसने बोला कि तुम वहाँ जा रहे हो उस तरफ, लेकिन आज तक जो भी उस तरफ गया है वो वापस नहीं आया है। तो नेपोलियन ने अपने गले में एक हार पहना हुआ था, उसने वो हार उतार के दिया उनको और बोला कि जब मैं वापस आऊँगा तो मेरे बारे में आप लोगों को बताना। अब नेपोलियन के जो सैनिक थे उन्होंने भी ये बात सुनी कि कोई वापस नहीं आया है, एंड दे वर वेरी नर्वस कि उन्होंने बोला कि हम तो नहीं जाएंगे। तो नेपोलियन ने बोला कि मैं समझ सकता हूँ आप सबको डर लग रहा है, शायद मुझे भी लग रहा है, लेकिन ऐसा करते हैं कि जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक कोशिश करते हैं, अभी तो एल्प्स काफ़ी दूर है। तो फिर सेना के साथ वो अगले दिन चले। एक पहाड़ सामने आया, उनके सैनिकों ने पूछा क्या ये एल्प्स है? बोला नहीं, ये तो छोटा सा पहाड़ है। वो क्रॉस कर गए। फिर दूसरा एक पहाड़ आया, बोला क्या ये एल्प्स है? उन्होंने बोला नहीं, ये भी छोटा ही पहाड़ लग रहा है, चलो क्रॉस करते हैं। क्रॉस कर गए। फिर ऐसे ऐसे वो क्रॉस कर गए और आगे प्लेन्स आ गए। तो उनके सैनिकों ने पूछा कि क्या हुआ, ये एल्प्स तो आए नहीं। तो नेपोलियन ने बोला कि जो पहले वाले पहाड़ थे ना वही एल्प्स थे, तो हम ऑलरेडी उसको क्रॉस कर चुके हैं। तो इसी तरीके से जब आप यूपीएससी की जर्नी या कोई भी इन लाइफ, हम कोई भी एक अपना गोल रखते हैं और जब हम उसे दूर से देखते हैं तो शायद हमें एक क्लियर रास्ता उसके लिए नज़र नहीं आता, लेकिन हम जब उस रास्ते पे बढ़ते जाएंगे तो हमें नज़र आएगा कि एक रास्ता है और उस पहाड़ पे पहुंचा जा सकता है। सेम इज़ ट्रू फॉर यूपीएससी व्हेन वी स्टार्ट। और मैं भी एक पुराना एस्पिरेंट रहा हूँ, लाइक लॉन्ग बैक एंशिएंट इंडिया के टाइम पे, और तब से अब काफ़ी बदलाव आ गया है एग्ज़ाम सिस्टम में। सिलेबस भी थोड़ा बहुत बदला है। ऑप्शनल पहले 2 थे, अब 1 रह गया है, और अभी बात होती रहती है कि शायद वो एक ऑप्शनल भी हट जाए। बट आपको प्रेजेंट में रहना है कि अगर एक ऑप्शनल है तो उसके हिसाब से तैयारी करिए। और जैसे सौम्या जी ने बताया, 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताई, मैंने याद कर ली। सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उन्होंने बोला एनसीईआरटीज़, हर कोई पूछता है कि एनसीईआरटीज़ कौन सी पढ़ें, ओल्ड या न्यू। जो पढ़ सकते हैं ना वो पढ़िए, जो आपके पास अवेलेबल है। ओल्ड पढ़िए, न्यू पढ़िए, ऐसा जमीन आसमान का अंतर नहीं होगा कि उसमें बता रहे हैं कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे और न्यू एनसीईआरटी में बोलेंगे कि कोई दूसरे थे, ऐसा नहीं होगा। तो फैक्ट्स विल रिमेन द सेम। तो आप पढ़िए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि आप इस पे परेशान रहें कि ओल्ड पढ़ें या न्यू। तीसरा है करंट अफेयर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये एक वीक पॉइंट होता है बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए कि करंट अफेयर्स कौन सा पढ़ें। फिर से द हिंदू पढ़ें, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, जो आप पढ़ सकते हैं वो न्यूज़पेपर पढ़िए। और अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर से तरीके हैं कि आप मैगजीन्स पढ़िए, आपको करंट अफेयर्स के कंसोलिडेशन मिलते हैं वो पढ़िए। और चौथी चीज़ उन्होंने बताई कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस रिपीट करने का अंदाजे से आप पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली यू विल बी डिसअपॉइंटेड, लेकिन अगर आप एक पैटर्न समझना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ जो शायद पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स होंगे वो समझ पाएंगे कि हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हमारे एक प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल जानते हैं आप लोग? प्रीएम्बल, इट इज़ द इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बुक्स में बोला जाए तो प्रीफेस इज विच इज टेलिंग अबाउट व्हाट द बुक इज ऑल अबाउट। तो जैसे प्रीएम्बल होता है उसी तरीके से और प्रीएम्बल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन समझना है, उसके प्रोविजंस का इंटेंशन समझना है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स का, तो प्रीएम्बल पढ़ना जरूरी है। प्रीएम्बल के लाइट में हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। सिमिलरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमें पता चलता है कि यूपीएससी के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी किस डेप्थ में पूछना चाहता है,
और यूपीएससी हमें किस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। तो टाइप एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट वी गेट टू नो फ्रॉम एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अब बात आती है कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, इसको बोला जाता है कि ये एक नेशनल हॉबी है, राइट। हम लोग इंटरव्यूज़ में जाते हैं तो बच्चे लोग सब अपना लिखते हैं एस्पिरेंट्स कि हमारी हॉबी ये है, लेकिन इन जनरल अगर देखा जाए तो यूपीएससी हैज़ बिकम दी नेशनल हॉबी। और शायद एक जनरेशन पहले की बात करूं, अभी शायद हम लोग बात कर रहे थे कि जेन जी और जेन अल्फ़ा भी आ गया है, राइट। तो उस हिसाब से तो मैं काफ़ी पुराने टाइम का हूं, लेकिन फिर भी कुछ जनरेशन पहले तक ऐसा था कि पेरेंट्स भी आपको ये बोलेंगे कि एक बार यूपीएससी का अटेम्प्ट ले लो, तैयारी करो या ना करो वो सेकेंडरी है, बट एक बार अटेम्प्ट एक बार दे के देखना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स अब भी ऐसा करते हैं कि अगर जैसे रूममेट अगर फॉर्म भर रहे हैं तो वो भी बोलते हैं कि चलो मैं भी भर देता हूँ, मैं अकेला क्या करूँगा रूम में। तो इस तरीके से अराउंड 10 lakhs दे फिल अप द फॉर्म्स फॉर प्रीलिम्स, और 10 लाख में से सिर्फ शायद 5 लाख लोग उस दिन पहुँचते हैं, तो 5 लाख तो यहीं भीड़ कम हो जाती है। फिर प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम है वो एकदम रिजेक्शन वाला एग्ज़ाम है। उसमें यूपीएससी का एक ही इंटेंशन है कि हमको सिर्फ उतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स चाहिए जिनको हम मैनेज कर सकें मेंस के लिए, क्योंकि वहाँ हमें आंसर राइटिंग और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स चेक करने हैं, राइट। वहाँ मशीन बेस्ड चेकिंग इज नॉट पॉसिबल। तो वो उनको नंबर्स लाना है 5 लाख से कितना 15-20 हज़ार मैनेजेबल नंबर। तो यहाँ पूरा रिजेक्शन एक्सरसाइज है। इसीलिए कभी कभी हम देखते हैं कि आजकल पेपर्स में रैंडमनेस बहुत बढ़ गई है। तो आपको यही देखना है कि एग्ज़ाम अगर प्रीलिम्स क्लियर करना है, जो कि सौम्या जी ने भी बताया कि वन ऑफ द टफेस्ट स्टेज है, तो वो टफ इसलिए है बिकॉज क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट पूछ रहा है, इसलिए वो एक पार्ट है उसका। लेकिन रैंडमनेस बढ़ गई है, ये ज़्यादा बड़ा रीज़न है उसका, और कॉम्पिटिटिव है। बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स आर कॉम्पिटिंग ऑल ओवर इंडिया। तो आपको क्या करना है, एग्जाम हॉल में घबराना नहीं है, और ये इट इज़ ईजियर सेड देन डन। जब पेपर आता है, आपने साल भर मेहनत की है और आपको लग रहा है कि अब तो यार नेक्स्ट दूसरे साल आना पड़ेगा, तो आपका हौसला वहीं टूट जाता है। अब इसको हौसला वहाँ ना टूटे, इसके लिए अपने आपको कुछ चीज़ें बतानी है कि मैंने प्रिपरेशन अच्छी तरीके से की है, मैंने सारी चीज़ों को पढ़ के आ रहा हूँ, और इसके बाद अगर मुझे कोई सवाल मुश्किल लग रहा है तो यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं उनको भी मुश्किल लग रहा है। दे आर ऑल्सो, अगर हम यहाँ बैठे हैं और हमें गर्मी लग रही है तो सबको लग रही है ना। सेम इज द केस इन प्रीलिम्स ऑल्सो, कि पेपर में क्वेश्चन टफ है, हमारी तैयारी अच्छी है, हमें मुश्किल लग रहा है, दूसरे को भी मुश्किल लग रहा है। तो डोंट वेस्ट टाइम ऑन एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन। आप मूव करिए, फेजेस में करिए, कि फर्स्ट रीडिंग में जो सबसे आसान क्वेश्चन है वो कर लीजिए, सेकेंड रीडिंग में जो क्वेश्चन जिनमें आप कोई ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं या आपको एक गट फीलिंग है कि इसका ये आंसर होना चाहिए, उसको करिए। फिर तीसरे राउंड में आप ऐसे क्वेश्चंस पे आइए जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हैं, लेकिन मे बी यू कैन ट्राई दीज क्वेश्चंस। और आइडिया ये नहीं होना चाहिए कि हम तो इतने ही करके आएंगे। दैट शुड बी फ्लेक्सिबल, यू शुड बी फ्लेक्सिबल, कि अगर क्वेश्चन पेपर की डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा है तो हम कुछ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर उसकी डिफिकल्टी लेवल ईजी है तो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ने चाहिए, राइट। और रैंडम क्वेश्चंस के पीछे परेशान नहीं होना है, कि यूपीएससी जनरली 5-10 क्वेश्चन ऐसे पूछता है जो कि आपको परेशान करेंगे, वो सिर्फ आपको परेशान करने के लिए, सो दैट यू लूज योर मेंटल बैलेंस, यू लूज योर नर्व्स एंड यू मेक मिस्टेक्स। तो आपको कोशिश करनी है कि वहाँ आपको मेंटल बैलेंस लूज नहीं करना है, यू शुड लीव दोज क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस करिए, बाकी 90 अच्छे से करिए, बाकी 80 अच्छे से करिए। इस बार का जो लास्ट ईयर का पेपर था उसमें रैंडमनेस वॉज वेरी हाई, और मैंने खुद एनालाइज किया तो मुझे लगा कि उसमें ऐसे 35 से 40 क्वेश्चंस थे जो कि काफ़ी मुश्किल है, इवन विद वेरी गुड प्रिपरेशन। इवन दैट लीव्स अस विद 60 क्वेश्चंस जो कि डुएबल रेंज में है, जिसमें कि 15-20 बहुत ही आसान है, उसके बाद मॉडरेटली डिफिकल्ट है, कुछ थोड़े से ट्रिकी हैं। तो हम उन 60 क्वेश्चंस में अगर हम 45 से 50 भी कर लेते हैं करेक्ट, तो भी हम आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए आपको स्ट्रैटेजिकली काम करना है। और अभी हाल ही में एक बात हुई, संजीव सान्याल जी को आप जानते होंगे, तो वो प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी हैं और अच्छे नामी इकोनॉमिस्ट हैं, और उन्होंने बात की कि बहुत सारे लोग अपना समय, या यूथ ऑफ इंडिया इज वेस्टिंग देयर टाइम ऑन यूपीएससी एग्जाम, गिविंग 4-5 अटेम्प्ट्स, लूजिंग 4-5 ईयर्स। और इस पर बहुत सारी प्रतिक्रिया आई है, लोगों की आई है।
I'm a faculty in a UPSC coaching, तो ऑब्वियसली मेरे विचार थोड़ा उनसे डिफरेंट रहेंगे, बट स्टिल आई थिंक हमें हमेशा बात को कॉन्टेक्स्ट में भी समझना चाहिए, उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, इज़ इट फॉर एवरीवन? नेशनल हॉबी है, लेकिन इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। तो हाउ टू डिसाइड कि ये हमारे लिए है कि नहीं? तो ये स्विमिंग जैसा कुछ फंडा है कि अगर आप पानी में उतरेंगे नहीं तो आपको कैसे तैराकी सीखेंगे और कितने अच्छे स्विमर हो सकते हैं। तो वी नीड टू गेट इनटू दिस टू अंडरस्टैंड, लेकिन देन वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद अस। ऐसा नहीं करना है, और एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट होता है कि एक अटेम्प्ट दिया, फिर दूसरा दिया, फिर तीसरा दिया, फिर अब तो 6 अटेम्प्ट हो गए, मेरे टाइम पे 4 थे, उससे पहले 3 थे। तो व्हाट यू सी इज कि आपके जो साथ के लोग हैं जिन्होंने यूपीएससी फील्ड को नहीं चुना, दे हैव मूव्ड अहेड इन लाइफ, और आप वहीं स्टक हैं, और ये कभी कभी एक प्रॉब्लम बनती है। अगर आपसे कोई सवाल पूछा गया है और सोचिए कि वो बहुत आसान क्वेश्चन है, मे बी इट इज आस्क्ड कि हु इज द CEO ऑफ नीति आयोग, आप में से कितने लोग जानते हैं? आप जानते हैं कौन है? PVR सुब्रमण्यम जी है, ठीक है। आप में से कोई ऐसा है कि जो अमिताभ कांत जी को याद कर रहा था? ऐसा कोई है? ऑनेस्टली आप याद कर रहे थे ना? तो ऐसा हो जाता है कभी कभी कि आपसे ये पूछा लेकिन आपको पुराना याद था और आपने वो बता दिया। अब ऐसे में क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस वैसे डाउन हो जाएगा, जैसे आपको रियलाइज होगा कि मैंने तो गलत आंसर दे दिया, तो आप नर्वस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप काफ़ी नर्वस हो जाएंगे और आपके दिमाग में वही चल रहा है, तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे अगले क्वेश्चन पे। तो इंटरव्यू को आपको कैसे लेना है? मेरे हिसाब से इंटरव्यू को आपको लेना है एक ऐसा वार्तालाप है जो आप अपने पेरेंट्स के फ्रेंड्स के साथ कर रहे हैं, राइट? अपने अंकल आंटी लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो वहाँ आप इतने सहज भी होंगे कि आप अपनी बात रख पाएंगे, और इतना लिहाज भी रखेंगे कि आप ऐसी बात नहीं करेंगे जो यार दोस्त में चलती है, ठीक है? तो आप इंटरव्यू बोर्ड का लिहाज भी रखेंगे, लेकिन अपनी बात को उनके सामने भी रखेंगे। और इंटरव्यू बोर्ड यही देखता है कि आप ऑनेस्ट हैं, इंटीग्रिटी है कि नहीं। सपोज आपने एक आंसर में कुछ ऐसी बात की, कोई हॉबी में जैसे बहुत होता है कि कभी आपने बोला कि गार्डनिंग इज़ माई हॉबी, और वहीं पता चला उनके टेबल पे कोई प्लांट रखा हुआ है या रूम में कोई प्लांट रखा हुआ है, और उन्होंने पूछ लिया कि भाई इसके बारे में बताइए कुछ, और फिर आपको नहीं आता है। तो इस तरीके की बात नहीं करनी है। तो कई लोग हॉबी पूछते हैं कि सर हमें हॉबी क्या रखनी है, तो देन इट इज़ नॉट योर हॉबी। तो इसीलिए आपको हॉबी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए इन योर कॉलेज लाइफ, सो दैट you have a hobby when you are asked to fill up in the detailed application form. Finally, जैसे एक सवाल है कि इंडिया और भारत वाली डिबेट एक चली कि क्या नाम होना चाहिए, क्योंकि G20 का जो इनविटेशन गया वो गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से। तो अगर मैं यहाँ पूछूँ आपसे, तो जैसे इंटरव्यू में आप गए और आपसे पूछ लिया गया कि इंडिया और भारत में कौन सा नाम आपको पसंद है, कौन सा नाम होना चाहिए अगर आप पे छोड़ दिया जाए, तो कोई है जो आप में से आंसर करना चाहेगा? इंडिया और भारत, सवाल यह है कि इंडिया और भारत में कौन सा नाम होना चाहिए, बताइए। एनीबडी? माइक थिंग। सर आई थिंक दोनों नाम ही एक तरीके से सेम है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। तो सर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं सेटिस्फाइड तो होऊंगा नहीं आपके आंसर से, ठीक है? तो आई विल ग्रिल यू अगेन। मैं फिर से पूछ रहा हूँ कि ठीक है, दोनों ही नाम लिखे हुए हैं। आर्टिकल 1, आई ऑल्सो हैव रेड द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 सेज इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, बट स्टिल आप पे ही छोड़ दी है जिम्मेदारी कि इंडिया और भारत में से एक ही नाम आपको चुनना है। दोनों नाम बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, लेकिन हाँ आपको एक ही नाम चुनना है। फिर आप क्या करेंगे? काउंटर क्वेश्चन तो होगा ना? यस सर। तो सर इज इन द कॉन्टेक्स्ट की जो लेटर गया है उसमें कौन सा जाना चाहिए या फिर दूसरा भी कॉन्टेक्स्ट है? मतलब आपको एक नाम चुनना है इंडिया और भारत में से। आपने बोला कि दोनों नाम अच्छे हैं, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, आप मुझे बताइए कि एक ही नाम चुन के बताइए। फिर सर आई वुड चूज इंडिया। वाई? सर एक्चुअली आई एम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड, और अगर मुझे जो भी कम्युनिकेशन करनी होगी आई विल डू इट इन इंग्लिश मीडियम ओनली, एंड फॉर माई फिजिबिलिटी आई विल चूज इंडिया, बट एज पर अदर्स फिजिबिलिटी दे कैन चूज अदर्स। ठीक है, क्या नाम है आपका? अंशु। अंशु, यस सर। बैठिए। अच्छा, अब आप में से कितने लोग सोचते हैं कि इनका जवाब यूपीएससी इंटरव्यू कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अच्छा जवाब है? कितने लोग सोचते हैं कि जवाब थोड़ा गड़बड़ कर दिया इन्होंने?
राइट। तो देखिए आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है। जवाब में जब आपने ये बोला ना कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ इसलिए मैं इंडिया चुनना चाहता हूँ, तो वो थोड़ा सा इंटरव्यू के लिहाज से बहुत अच्छा जवाब नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आपको एक डिफिकल्ट सिचुएशन में इंटरव्यू में डाला जाता है कि जहाँ आप कॉर्नर हो जाएं, जहाँ ना, लेकिन आपको वो ये बच निकलने के रास्ता ढूंढना है कि इंडिया दैट इज भारत। आपको फिर भी एक बार अड़ जाना चाहिए था कि सर दोनों ही नाम इतने अच्छे हैं, ये तो ऐसा है कि सर मेरा घर का नाम ये है और मेरा कॉलेज का नाम ये है या ऑफिशियल नेम ये है, दोनों ही नाम बहुत अच्छे हैं सर। तो ऐसा जवाब आपको देना है, ठीक है। So with this, I would like to end, and maybe we can have some Q&A. Okay? Thank you. Thank you so much, sir, for dispensing words of wisdom. The floor is now open for questions. All those who wish to ask any question may raise their hands. My question is to ma'am. Ma'am, at times we get demotivated by the results in our mock tests. How to cope up with that and how to proceed further? सो दिस हैपन्स विद एवरीवन। जब मैंने आंसर लिखना शुरू किया था, कोई भी फॉर एग्जांपल अभी ईरान ने इजराइल पे अटैक किया है, मान लीजिए इस पर कोई क्वेश्चन आता है एनालिसिस का कि इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए, मैं जब आंसर लिखती थी इस पर तो मेरा बहुत बेसिक होता था। मैं दूसरे लोगों के, जैसे सर ने बताया, दूसरे लोगों के आंसर से कंपेयर करो तो अपने आंसर काफ़ी ख़राब लगते हैं। पर मैंने देखा विथ टाइम अगर मैं वो करती गई, मैं आंसर्स लिखती गई तो विथ टाइम वो इम्प्रूव हुआ। मैंने एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी बनाई, मॉक पेपर्स में चाहे वो प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, जो एरियाज़ में मैं अच्छा कर रही हूँ उनको तो मुझे बस रिवाइज करना है। जो वीक एरियाज़ है, मेरा वीक एरिया इकोनॉमी था, मुझे इकोनॉमी बहुत समझ नहीं आती थी, तो उसको मैं बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से, जैसे एक मृणाल की वेबसाइट थी तो उससे सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लिया, जीडीपी, जीएनपी, इन सब के, और जो क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर सकती थी मॉक पेपर्स में मैं उन्हीं को अटेम्प्ट करती थी। प्रीलिम्स में मैं तुक्के नहीं मारती थी बिकॉज वो नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, इंटेलिजेंट गेस मारती थी। और मेंस के पेपर्स में, मॉक पेपर्स में अगर मैं देख रही हूँ मेरी आंसर राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है तो मैंने धीरे धीरे एक फॉर्मूला बनाया कि हर आंसर में मैं एक सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो करूँगी, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन का। जो भी क्वेश्चन यूपीएससी ने मुझसे पूछा है मैं उसके बारे में, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है हाइपोथेटिकल की ईरान हैज़ अटैक्ड ऑन इजराइल, व्हाट डू यू थिंक शुड बी इंडिया स्टैंड, क्रिटिकली एनालाइज, सपोज ये करिए, तो मैं इसका एक इंट्रोडक्शन दूंगी कि ईरान इजराइल के बीच में क्या टेंशन चल रही थी, क्या बैकग्राउंड है, 2 लाइन में इंट्रोडक्शन दिया। क्वेश्चन के पीछे जो टेल क्वेश्चन होता है वो इंपॉर्टेंट है। टेल क्वेश्चन मतलब जैसे एक स्टेटमेंट देके बाद में जो लिखते हैं, जैसे क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली कमेंट, इलैबोरेट, डिस्कस, एन्यूमरेट, ये सब टर्म्स होते हैं। इन टर्म्स की एक मीनिंग होती है, मैंने गूगल पे जाके इन मीनिंग्स को देखा था। क्रिटिकली एनालाइज का मतलब आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, प्रॉज एंड कॉन्स दोनों एस्पेक्ट लिखने हैं। तो मैं यूजुअली पॉइंट्स में अपने आंसर्स लिखती थी जहाँ पॉसिबल हो। तो मैंने इंडिया का स्टैंड लिखा कि इंडिया का स्टैंड बैलेंस्ड है क्योंकि उसे तेहरान के साथ भी अपने रिलेशन मेंटेन करने हैं और टेल अवीव के साथ भी, जेरूसलम के साथ भी। तो कुछ वो पॉइंट्स लिख दिए, कुछ उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी लिखे कि इंडिया क्या बेटर कर सकती है अपने स्टैंड में, इंडियन डायस्पोरा अगर कोई फंसा है तो कैसे वहाँ से हटा सकती है बैलेंस्ड वे में। और फिर एक ऑप्टिमिस्टिक फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन देने की कोशिश करती थी कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द चेयर ऑफ अ ब्यूरोक्रेट, यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन एंड नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स बहुत हैं, पोल्यूशन है, पॉपुलेशन है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, आपको सोल्यूशंस देने हैं। सोल्यूशंस ऑप्टिमिस्टिक होने चाहिए। लॉ ऑफ द लैंड, जैसे सर ने बोला प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक लॉ ऑफ द लैंड। लॉ ऑफ द लैंड उसमें झलकना चाहिए, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, ये सब भावना उसमें झलकनी चाहिए। बेनिफिट फॉर द मासेस आपके आंसर में झलकना चाहिए और ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। तो ये मैंने देखा कि मॉक पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस मैं नहीं कर पा रही थी, धीरे धीरे विद टाइम मैंने एक स्ट्रैटेजी बना के ऐसे अप्रोच करना शुरू किया मेंस के मॉक पेपर। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. The material available is almost the same, and everybody is reading almost the same standard sources. So, what are the features? How are we reading it, or how do we express those things that we move ahead of the competition that is also reading the same materials? ओके, ठीक है। देखिए, इनका सवाल ये है कि सभी लोग एक जैसी चीज़ें पढ़ रहे हैं, सेम स्टफ इज अवेलेबल विद ऑल द कैंडिडेट्स, एंड हाउ डू वी मेक आवरसेल्व्स स्टैंड आउट, राइट? दैट इज योर क्वेश्चन। तो देखिए, ये तो एक बात है, जैसे हम लोग भी इंस्टीट्यूशंस पे देखते हैं कि एक क्लासरूम है, उसमें अगर 300 बच्चे बैठे हुए हैं तो सभी को एक चीज़ पढ़ाई जा रही है, एक ही चीज़ बताई जा रही है, लेकिन सभी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो डिफर करता है, राइट?
तो जितना हमको क्लैरिटी आती है, जितना हम चीज़ों को बार बार पढ़ते हैं, तो यू शुड नॉट बी लुकिंग फॉर, जैसे बताया गया कि वन सोर्स मल्टीपल टाइम्स रादर देन मल्टीपल सोर्सेज वन टाइम। तो हमें ये करना है कि जो सोर्स अवेलेबल है, ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन है, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। बट उसमें से अगर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये एक टेक्स्ट बुक है जिसमें कि चीज़ें ठीक से दी गई हैं, ये मटेरियल है जिसमें चीज़ों को बहुत क्रिस्पली समझाया गया है, फिर उसी सोर्स को आपको अच्छे से यूज़ करना है। प्लस क्योंकि डायनामिक नेचर है एग्जाम का, तो यू हैव टू कीप अपडेटिंग योर नोट्स विथ व्हाट यू आर रीडिंग इन द न्यूज़पेपर। फॉर एग्जांपल, आपने कभी पढ़ लिया कि इजराइल पैलेस्टीन के बारे में आपको हिस्टोरिकली पता है, लेकिन हाँ उसमें जो करंट डेवलपमेंट हो रहा है वो तो हर दिन आपको वो नोट्स आप नए नए नहीं खरीदेंगे ना। तो फिर आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप जो रीडिंग कर रहे हैं उससे अपने नोट्स को अपडेट करते जाएं, ठीक है। दैट इज़ द ओनली वे। इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि मतलब मेरे पास कोई अलग नया सोर्स आ जाएगा। सोर्स सभी के पास सेम है, बट हाउ यू आर यूजिंग इट, दैट क्रिएट्स द डिफरेंस, राइट। यूपीएससी इज ऑल अबाउट 3 स्किल्स, रीडिंग, राइटिंग एंड थिंकिंग। तो आप सेम चीज़ पढ़ रहे हैं और आप सोच कैसे रहे हैं और आप उसको लिख कैसे रहे हैं, ये दोनों चीज़ें इंडिविजुअल स्पेसिफिक है और वहाँ हम अपना यूएसपी निकाल सकते हैं, राइट। थैंक यू। Namaste sir, namaste ma'am. Ma'am's idea was truly inspiring for all of us. Sir, my question is from both of you. How DAF is important in interview, and what if one has nothing to write there more, like certificates, medals? So what one can write there? Thank you. थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। जो DAF है इसका फुल फॉर्म है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं और आपको मेंस देना होता है तब ये आपको DAF भरना होता है। तो बहुत सिंपल, एक तरीके से बायोडेटा है आपका, आपका नाम, पिता का नाम, आप कहाँ रहते हो, आपका नेटिव होम टाउन क्या है, कहाँ से पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन किया है, वो सब। फिर उसमें होता है कि आपका आपके हॉबीज़ क्या क्या हैं, इंटरेस्ट क्या क्या हैं, अचीवमेंट्स क्या क्या हैं। तो ठीक है, अगर हमारे अचीवमेंट्स हॉबीज़ रहे हैं तो वो भर सकते हैं हम लोग। जैसे मैं NCC कैडेट थी तो मैंने NCC भरा, मेरा डांसिंग हॉबी थी तो मैंने भरा कथक डांसिंग, प्लेइंग बास्केटबॉल, स्विमिंग एक्सेट्रा। तो मेरी थोड़ी हॉबीज़ ज़्यादा थी तो मैंने अच्छे से भर दिया। पर अगर हमारी हॉबीज़ या अचीवमेंट्स मान लीजिए नहीं है, तो जो भी हमें एक्चुअली, जैसे सर ने बोला ना, एक्चुअल इंटरेस्ट, मे बी आपको मूवीज़ देखना पसंद है फॉर एग्जाम्पल, तो या बुक्स पढ़ना पसंद है या कविताएं पढ़ना पसंद है, तो हॉबीज़ में आप वही लिखिए जो आप खाली टाइम में एक्चुअली करना पसंद करते हैं, ताकि आप उसके बारे में रिसर्च करके अच्छे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर पाएँ। अचीवमेंट्स हैं तो ठीक, नहीं है तो जो एक्चुअल सच्चाई है वही लिखना चाहिए। तो डैफ कितना बड़ा या कितना मल्टी डायमेंशनल है वो मार्क्स नहीं दिलाता। डैफ में आपने क्या भरा है और उसको आप वहाँ कितने कॉन्फिडेंटली सही तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हैं, आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं, वो मार्क्स दिलाता है। तो ये डिपेंड नहीं करता कि क्या कितने ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं, ये डिपेंड करता है कि जो भी है उसके बारे में आप अच्छे से अभ्यस्त हैं। देखिए, आई फुली एग्री विथ जो सौम्या जी ने आपको बताया। आई विल ऐड ओनली वन थिंग टू इट कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है लिखने के लिए तो अच्छा है, कम लिखिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लिखेंगे, और कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं, भर देते हैं पूरा कि ये भी है, मेरा ट्रैवलिंग भी हॉबी है, लिसनिंग टू म्यूज़िक भी है, ब्लॉगिंग भी मैं करता हूँ, और ना बहुत दुनिया भर की चीज़ें जिसमें उनका बहुत ही ऐसे पासिंग इंटरेस्ट रहा है वो भी लिख देते हैं। नाउ जब वो मॉक इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं या एक्चुअल इंटरव्यू के लिए जाते हैं यूपीएससी में, each and every line, every word you have written there is a potential question, और उससे जब सवाल आपसे पूछा जाएगा तो they are not, आपने क्रिकेट हॉबी दी हुई है तो वो आपसे सिर्फ मतलब एकदम जो हर कोई बता देगा वैसा सवाल नहीं पूछेंगे, वो आपसे थोड़ा डेप्थ में जानना चाहेंगे, कुछ एनालिसिस चाहेंगे। आपने बोला कि मुझे फिल्में देखना पसंद है, मूवीज़, तो मूवी में सेंसरशिप होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, अभी कोई नई मूवी आई है तो उस पर आपके विचार कि क्या ऐसी मूवी बननी चाहिए, इसको रेगुलेट किया जाना चाहिए, अभी OTT प्लेटफॉर्म्स पे सवाल आ सकता है। तो ऐसा ना कि बहुत डिटेल में आपको पता होना चाहिए। तो अगर चेस आपने हॉबी दी है और आपसे पूछा जाए कि अच्छा अभी एक टूर्नामेंट हो रहा है, कहाँ हो रहा है बताओ, तो आपको बताना चाहिए कि वो कैंडिडेट्स टूर्नामेंट चल रहा है, और कहाँ चल रहा है वो, कनाडा में, राइट, टोरंटो। तो यू शुड बी, और फिर इंडिया के कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, क्या होता है, अभी वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन है, डिंग लेरेन, और वर्ल्ड नंबर 1 इन चेस
मैग्नस कार्लसन, तो हमें पता होना चाहिए, राइट? तो आपके पास अगर कम चीज़ें हैं तो जो ऑनेस्टली आप चीज़ें करते हैं, परस्यू करते हैं, जैसे कि हर किसी को शायद ट्रैवलिंग का शौक होता है तो ट्रैवलिंग लिख सकते हैं या रीडिंग का, बट फिर उसको तैयार कर लीजिए। हाँ, कभी कभी लोग बोलते हैं कि बहुत स्पेसिफिक हम बताएंगे कि वॉचिंग आर्ट मूवीज़, तो अब ये अगर सच में है आपकी हॉबी तो आपसे ये बोर्ड एक्सपेक्ट करेगा कि आपको ढंग से पता हो चीज़ों के बारे में, यानी कि आर्ट मूवीज़ और कमर्शियल सिनेमा के बीच का डिफरेंस और इसमें कौन कौन अच्छे महान डायरेक्टर्स हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ ली जाएगी, राइट? तो अभी तो आप कॉलेज में हैं, आपके पास टाइम है, यू कैन डेवलप योर हॉबीज, ओके, बट बी ऑनेस्ट। थैंक यू। We can take just one more question. Good afternoon, ma'am. Ma'am, my question is कि how much depth of any topic is required for any topic like in GS or any optional, and what's the difference between in terms of depthness in optional and in GS? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, जीएस में यू नीड एक्सटेंसिव स्टडी एंड ऑप्शनल में यू नीड इंटेंसिव स्टडी। जब हम जीएस यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है तो जीएस में है कि आपको इतनी नॉलेज हो कि आपको इस टॉपिक के बारे में आइडिया हो, पर आप पीएचडी करने तक की नॉलेज आपको नहीं चाहिए, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स हैं कि हम सब पे पीएचडी नहीं कर सकते। तो हमें वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स टच करना चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टली हमारा एक्सपेंस ज़्यादा होना चाहिए। बहुत डेप्थ में हमें नहीं जाना है जीएस में, कॉन्सेप्ट समझना है, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि हो सकता है जैसे ऐसा होता है हमारे साथ कि कोई टॉपिक, मान लीजिए मैं बायोडाइवर्सिटी पढ़ रही हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट आया, मैंने और पढ़ा उसमें फिर पीएचडी करने लगी। सो यू डोंट हैव टू डू दैट इन जीएस। बट फॉर ऑप्शनल वो आपको ग्रेजुएशन से एक लेवल ज़्यादा की नॉलेज एक्सपेक्ट करता है। तो अगर मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल मैंने एग्जाम दिया था, तो बीए से एक लेवल ऊपर मास्टर्स इन ज्योग्राफी तक की नॉलेज वो एक्सपेक्ट करता है। तो उसमें इन डेप्थ स्टडी की ज़रूरत है आपको। उसमें आपको ग्रेजुएशन पीजी लेवल की कुछ किताबें भी पढ़नी पड़ सकती हैं, उसमें थ्योरीज इन डेप्थ आपको जाना पड़ेगा। और ऑप्शनल को भी, आपका जो भी ऑप्शनल हो, अधिकतर ऑप्शनल्स को अगर आप मैथ्स और फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टाइप के ऑप्शनल नहीं ले रहे हैं, अगर आप सोशियो ले रहे हैं, एंथ्रो ले रहे हैं, पबैट ले रहे हैं, पॉल साइंस ले रहे हैं, ज्योग्राफी ले रहे हैं, तो अधिकतर ऑप्शनल को आप करंट से ज़रूर लिंक करिए, कॉन्टेम्प्रेरी चीज़ों से ज़रूर लिंक करिए। कि कोई थ्योरी, मान लीजिए ज्योग्राफी में एक वॉन क्यूनन थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चर मैंने पढ़ा था, तो आज कितनी रेलिवेंट है इंडिया के लिए या वर्ल्ड के लिए। तो ऑप्शनल के टॉपिक्स को भी करंट से लिंक करिए। यू हैव टू गो इन डेप्थ इन योर ऑप्शनल्स, उसके लिए आपको रेफरेंस बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। पर फॉर योर जीएस यू कैन गो विथ योर टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स और रेफरेंस बुक्स में क्या फ़र्क है? टेक्स्ट बुक हम कवर टू कवर पढ़ते हैं, एनसीईआरटीज पहला पन्ने से लेके लास्ट पन्ने तक। रेफरेंस बुक हम सिलेक्टिवली पढ़ते हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो हमने सिलेक्टिवली पढ़ लिया। सो फॉर योर जीएस यू कैन गो विथ टेक्स्ट बुक्स, फॉर योर ऑप्शनल यू हैव टू गो फॉर योर रेफरेंस, मतलब अ हायर लेवल बुक ऑल्सो। Thank you so much, Soumya ma'am and Abhishek sir. I want to acknowledge the way you address the queries. Your patience, clarity, and additional insights were truly invaluable. It was a thought-provoking and intellectually engaging discussion.